हम्म। नमस्कार प्यारे बच्चों। लक्ष्य क्लासेस बालोत्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका लक्ष्मण और आप हैं मेरे विद्यार्थी और अपन मिलके देख रहे हैं आपके 6 क्लास के चौथे अध्याय मानचित्र के बारे में जानकारियां। ठीक है, ठीक है। अब आपने चौथे अध्याय से पहले अगर आपने पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय नहीं पढ़ा है तो आप अपने लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाएंगे और उसके पास में एक तो लिखा हुआ आएगा होम, उसके बाद में वीडियो, वीडियो के बाद में आएगा प्लेलिस्ट। आपको उस प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट के अंदर आपकी सारी क्लासों की डिटेल दी हुई है, जिसमें अगर आप छठी क्लास के हैं तो छठी क्लास हिस्ट्री यानी छठी क्लास का हमारा इतिहास, छठी क्लास का हमारा पर्यावरण या हमारा आवास, जो भी आपकी किताब का नाम है, वो सारी किताबों की डिटेल वहां दी हुई है और वहां जाकर के आप उसके ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गई सामान्य जानकारी। और साथ में वो आप चैनल सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन वाली घंटी है वो भी बजा देना और साथ में फ्रेंड को भी शेयर कर देना। ठीक है, अब शुरू करें अपनी क्लास। देखो, अपनी क्लास का नाम है मानचित्र। ठीक है, अपनी क्लास का क्या नाम है? अपनी क्लास का नाम है मानचित्र। तो देखो, अब मैंने आपको सेकंड क्लास के अंदर बताया था कि एक तो होता है ग्लोब, दूसरा होता है मानचित्र। देखो, ग्लोब जो होता है उसकी आकृति गोल होती है। ठीक है, ये तो अपन ने तीसरे अध्याय में जान लिया था, जिसकी आकृति क्या होती है? गोल होती है। और जो मानचित्र होता है वो अपन ऐसे कहें तो भाई चौकोर हो सकता है। ठीक है ना, कैसा हो सकता है? चौकोर होता है। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, यानी इनमें फर्क क्या है? तो ये जो ग्लोब है इसको अपन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जा सकते, लेकिन मानचित्र को ले जा सकते हैं। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। ठीक है भाई, ग्लोब जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं या फिर मानचित्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ग्लोब को नहीं ले जा सकते लेकिन मानचित्र को ले जा सकते हैं। ठीक है ना, तो अब शुरू कर लेते हैं पूरी डिटेल। आप अपनी पुस्तक खोल के बैठिए और ध्यानपूर्वक मैं जो चीजें बताता हूं उनको आपको सुनना है। देखो, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके। ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ा। ग्लोब के ऊपर आपने अक्षांश देशांतर पढ़े कि नहीं पढ़े रे? बताओ, अक्षांश किसे कहते हैं? बताओ बताओ। और देशांतर किसे कहते हैं? तो ये अपन ने ग्लोब के ऊपर ही पढ़ा था। ठीक है, ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। अब देखो, अगर आपको पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है, किसका अध्ययन करना है? अगर आपको पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है तो आपके लिए जो ग्लोब है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होता है। ठीक है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक ही भाग का अध्ययन करना चाहते हैं, जब हम पृथ्वी के केवल एक ही भाग का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे अपने देश, अपने राज्य, अपने जिला, अपने शहर और अपने गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपका ग्लोब है वो उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमारे को कौन सहायता प्रदान करता है? मानचित्र। अब मोटा मोटी इसके अंतर अंतर पता चला कि भाई जो आपका ग्लोब है वो जो है वो तो संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करवाता है। किसका अध्ययन करवाता है? संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करवाता है। और जो मानचित्र है वो अपने देश का, अपने राज्य का, अपने जिलों का, अपने शहरों का और अपने गांवों का अध्ययन करवाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपने ग्लोब देखा है। ग्लोब के अंदर क्या आप जिस जिले में रहते हो उस जिले की स्थिति दिखाई देती है? क्या आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य की स्थिति दिखाई देती है? जैसे अपन राजस्थान राज्य है और आप ग्लोब देखिए, तो ग्लोब के ऊपर आपको कभी भी राजस्थान का मैप नहीं दिखेगा। वहां पे केवल और केवल किसका मैप दिखेगा? पृथ्वी के मैप के अंदर अपने को, भूगोल के अंदर अपने को सिर्फ और सिर्फ भारत का मैप दिखेगा। ठीक है, भारत का ही मैप दिखेगा और भारत के राज्यों को नहीं बताया जाएगा उसमें। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में अपने को अगर अपने देश की बारे में या फिर राज्यों के बारे में या जिले तथा शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती हो तो अपन किसकी बात करेंगे? मानचित्र की बात करेंगे। तो दोनों में डिफरेंट पता चला कि भाई जो ग्लोब है वो तो अपने को पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है तो अपन काम में लेंगे। अगर मानचित्र का प्रयोग कहाँ होगा? जहां अपन राज्यों से जानकारी प्राप्त करनी हो या आपके जिले की या आपके शहर की या आपके गांव की जानकारी प्राप्त करनी हो तो मानचित्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे देखें। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। और मानचित्र जो है वो पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ
तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं, ठीक है ना? एटलस क्या होती है? जब बहुत से मानचित्र जो होते हैं उनको एक जगह या उनकी एक पुस्तक बना दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। और एटलस विभिन्न प्रकार के अलग-अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है और मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ नीचे वर्णित हैं। तो अब देखो यहाँ पे अपन ने 1-2 चीज़ देखी। क्या चीज़ देखी? पहली चीज़ देखी कि भाई ग्लोब किस काम आता है और ग्लोब से अधिक जानकारी अपने को किस में मिलती है? मानचित्र में। अपन पॉकेट में डालकर भी मानचित्र को ले जा सकते हैं, ठीक है? और जो बहुत सारे मानचित्रों की एक पुस्तक होती है जिसको अपन क्या कहते हैं? एटलस। क्या कहते हैं? एटलस यानी जिसके अंदर बहुत सारे मानचित्र दिए होते हैं। जिसके अंदर क्या होते हैं? मानचित्र। क्या होते हैं? यानी जिसके अंदर मानचित्र दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? बहुत सारे मानचित्र दिए हुए होते हैं। उसे क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। ठीक है? अब देखो मानचित्रों के कुछ प्रकार दिए हुए हैं जिसमें आपका सबसे पहला दिया हुआ है कौन सा प्रकार? भौतिक मानचित्र। कौन सा दिया हुआ है? भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। पहला जो आपका मानचित्र का प्रकार दिया हुआ है, पहला जो आपके मानचित्र का प्रकार दिया हुआ है वो है भौतिक मानचित्र यानी पृथ्वी की प्राकृतिक, कैसी? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे कौन हो गया? पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर को जिसमें दर्शाया जाता है उसे भौतिक या उच्छावच मानचित्र कहा जाता है। उसके बाद में बात करें सेकंड नंबर पे राजनीतिक मानचित्र यानी राज्य, नगरों, शहर, किस किसको? देखो राज्य, नगर, शहर तथा गांवों को और विश्व के विभिन्न देशों को और राज्यों को और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो दो बताओ अपन किसकी बात कर रहे हैं? मानचित्र की बात कर रहे हैं। और मानचित्र के अंदर अपना पहला कौन सा? भौतिक मानचित्र। भौतिक के बाद में राजनीतिक और राजनीतिक के बाद में आपका आ गया थीमेटिक मानचित्र। 3 नंबर पे आपका थीमेटिक मानचित्र यानी कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा का मानचित्र हो गया, वन तथा उद्योगों का मानचित्र हो गया आदि के विवरण को दर्शाने के लिए इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। कैसा मानचित्र कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उन पर वर्णित नाम देखिए। तो आपने कितने मानचित्र देखे? पहला मानचित्र राजनीतिक, ठीक है। दूसरा, पहला देखा था आपने भौतिक, तो मैंने पहले लिख दिया भौतिक। उसके बाद में कौन सा होगा? देखो भौतिक, भौतिक और भौतिक के बाद में अपना तीसरा कौन सा है? थीमेटिक। कौन सा? थीमेटिक मानचित्र। कैसा मानचित्र? थीमेटिक मानचित्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने जो मानचित्र देखे कौन कौन से मानचित्र देखे? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। उसके बाद में देखिए मानचित्र के 3 घटक होते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 1 नंबर पे दूरी, 2 नंबर पे दिशा और 3 नंबर पे प्रतीक। ये जो है वो मानचित्र के घटक होते हैं। अब इनको किस तरीके से घटक कहा जाता है वो जानकारी देखें। तो सबसे पहला घटक है दूरी। दूरी किसका घटक है? मानचित्र का घटक माना जाता है दूरी। अब देखो दूरी किस तरीके से घटक माना जाता है। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटे कर छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है, और जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय ये है कि 1 सेमी बराबर आपने जो लिया है वो 5 किलोमीटर लिया है। तो आपने इसमें मतलब ये हुआ है कि आपके विद्यालय की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। विद्यालय की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है और आपने उसको अंदर जो मानचित्र बनाया है उस मानचित्र के अंदर 2 सेंटीमीटर लिया है। तो आपने क्या लिया है? पैमाना लिया है। क्या लिया है? पैमाना लिया है, ठीक है ना। पैमाना लिया है। पैमाने का मतलब क्या हुआ कि आपने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिया? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ठीक है। अब आपने कितनी दर्शाई है? वहां पे 2 सेंटीमीटर दर्शाया। 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 10 किलोमीटर।
ठीक है ना, 10 किलोमीटर हुआ। तो इसका मतलब ये जो दूरी लेते हैं इसको क्या करते हैं, पैमाने के तौर पर मानचित्र के अंदर लिया जाता है ताकि उसको अच्छे से पढ़ सके, ठीक है ना। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाया होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेमी स्थल के 500 किलोमीटर को भी दर्शाता है। 500 किलोमीटर को दर्शाता है, उसे छोटे पैमाने का मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, पैमाने का मतलब ये है कि भाई जैसे आपके घर से बीच की दूरी बात करूं कि भाई एक अपने को गांव, मतलब जैसे शहर से आपका गांव 100 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, तो आपको एक पैमाना तो लेना पड़ेगा ना। तो आप अगर लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, तो इस तरीके का पैमाना लेकर के आप मानचित्र बना सकते हैं, जिसको अपन दूरी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन ने पहला जो घटक था दूरी के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब नेक्स्ट देखें तो ये तो कुछ नहीं है, आपका चित्र है, ठीक है ना। ये रहा पैमाना, देखो ये रहा पैमाना, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, इन्होंने पैमाना लिया कि नहीं लिया। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर ये कितना बता रहा है, 10 मीटर। 10 के बाद में 20, 20 के बाद में 30, 30 के बाद में 40, 40 के बाद में 50, ठीक है ना। इन्होंने इस तरीके से ये पैमाना लेकर के चीजें बनाई है, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब दूसरी बात है दिशा। पहली बात किसकी कर ली थी, पहली बात दूरी की कर ली थी। अब दूसरी बात है दिशा की। दिशा आपके महत्वपूर्ण घटकों में सेकंड नंबर का पार्ट है। सेकंड जो घटक है वो दिशा है। अधिकतर मानचित्र के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान होता है। किसका निशान होता है, तीर का निशान होता है। जैसे कि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तीर का निशान होता है, ठीक है। इस तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर ऊ लिखा होता है। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊ लिखा हुआ है। और उत्तर का ऊ का मतलब होता है उत्तर, ठीक है। जिसके ऊपर ऊ लिखा हुआ होता है और इस ऊ का जो मतलब होता है वो होता है उत्तर दिशा, ठीक है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाएं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है और ये प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं जिसे उत्तर पूर्व उपू, दक्षिण पूर्व यानी दपू और दक्षिण पश्चिम यानी दप तथा उत्तर पश्चिम यानी उत्तर उपू, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो आप चलिए सीधे इस चित्र के ऊपर देखो, ये आपके प्रधान दिग्बिंदु है, ठीक है। प्रधान दिग्बिंदु कौन सा, सबसे पहला उत्तर, उत्तर के बाद में दक्षिण, दक्षिण के बाद में आपका पूर्व और पूर्व के बाद में आपका पश्चिम। ये आपकी प्रधान दिशाएं हैं, ठीक है। अब इनके बीच में ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, उत्तर पूर्व। ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, दक्षिण पूर्व। और ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, दक्षिण पश्चिम। और ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, उत्तर पश्चिम। अब जैसे मैंने कह दिया कि आपका यहाँ पे घर है, आपका जो घर है वो यहाँ पे बना हुआ है। ये देखो आपका घर यहाँ पे बना हुआ है, या आपका मंदिर है ये घर के आगे, या जो भी है ये आपका यहाँ पे बना हुआ है। तो आपकी कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम हो गई। जैसे मैंने कहा आपका जो आपकी जो स्कूल है वो स्कूल आपकी यहाँ पे बनी हुई है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पूर्व। तो प्रधान दिशाएं कितनी होती है, 4 होती है। और उसके बाद में इनकी सहायक दिशाएं भी कितनी होती है, 4। तो कुल दिशाओं की संख्या कितनी हो गई, 8। ऐसे नॉर्मली पूछा जाता है कि मुख्य दिशाएं कितनी है, तो 8 है। अगर कुल दिशाओं की बात करें तो कुल दिशाओं की संख्या, सॉरी, मुख्य दिशाओं की संख्या की बात करें तो 4 है और कुल दिशाओं की बात करें तो 8 हो गई, ठीक है ना। तो आपको प्रधान दिग्बिंदु समझ में आ गया। अब आगे देखो, निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा और दुकानों से विद्यालय की दिशा। अब देखो इसने किसका कहा है, 4.1 के अंदर देखना, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र। अब विकास का घर कहाँ है इसमें, विकास का घर से सामुदायिक केंद्र। अब देखो ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। अब विकास के घर से सामुदायिक केंद्र किस तरफ है, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र किस तरफ है, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र जो है वो है उत्तर की तरफ। किस तरफ है, उत्तर की तरफ। तो ये कौन सी दिशा हो गई इसकी, उत्तर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि दुकानों से विद्यालय की दिशा। अब जो जो दुकानें हैं उससे विद्यालय की दिशा किस तरफ है, ये रहा आपका दुकान, ठीक है। अब दुकान के उत्तर इधर, दक्षिण इधर, पूर्व इधर और पश्चिम इधर। तो कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है, तो इसके क्या हो जाएगा, पूर्व। तो इसका जो आपका उत्तर है
वो हो गया उत्तर दिशा, और इसका जो आपका उत्तर है वो हो गया पूर्व दिशा। ठीक है, आगे देखो, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है या लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर होती है। देखो दिक्सूचक क्या होता है, देखो दिक्सूचक ये जो एक यंत्र दे रखा है ना, ये जो है ये दिक्सूचक है, और इसकी सहायता से हम उत्तर की सॉरी दिशाओं को ज्ञात करते हैं, यानी दिशा को ज्ञात करने का जो यंत्र है या दिशा का पता लगाने के लिए यंत्र जो है वो इस तरीके का होता है जिसको कहा जाता है दिक् सूचक। और पहले जो समुद्र से जो लोग यात्रा करते थे ना, वो इस प्रकार का यंत्र रखा करते थे अपने जेब के अंदर, बाहर निकाल के फिर चेक करते थे कि यानी किस तरफ दिशा है, क्योंकि समुद्र के अंदर पानी ही पानी होता है, तो उन लोगों को पता तो है नहीं कि भाई इधर उतर लिखा है तो इधर जाना है। तो वो अपनी जेब से दिक् सूचक निकालते थे और रखते थे और पता लगाते थे कि उत्तर दिशा किस तरफ है, और फिर वो अपने रास्तों को निर्धारित किया करते थे। ठीक है ना, और इसके अंदर जो सुम्बुक की सुई लगी होती है, जो ऊपर की तरफ रहती है वो तो बताता है उत्तर, फिर वापस जो दक्षिण की तरफ रहती है उसको बोलते हैं दक्षिण। ठीक है ना, अब देखें प्रतीक। अब जो तीसरे नंबर का जो घटक है आपके, उसका नाम है प्रतीक। ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां, कुओं को दर्शाना संभव नहीं है। इसलिए वे निशान अक्षर, छाया, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। और ये प्रतीक कम से कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, और इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो, अब जो आपके प्रतीक चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे आपकी रेलवे लाइन के चिन्ह की बात करें तो बड़ी रेलवे लाइन कैसी होती है? ऐसी होती है। मीटर रेलवे लाइन कैसी होती है? ऐसे होती है। और रेलवे लाइन कैसी होती है? ऐसी होती है। ठीक है, फिर बात करें पक्की सड़क तो इस प्रकार की होगी, कच्ची सड़क की बात करें तो इस प्रकार की होगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ऐसी होगी, राज्य सीमा ऐसी, जिला ऐसी। ठीक है, उसके बाद में कहीं कुआं है, नदी है तो इस तरीके का बना होगा, कुआं है तो ऐसे काड़ा होगा, फिर तालाब है तो ये इस तरीके से हरा हरा, फिर अगर नहर है तो इस तरीके से, अगर पुल है तो इस तरीके से बना हुआ होगा। अगर बात करें मंदिर की तो ये आपका मंदिर हो गया, ये आपकी गिरजाघर होगी, ये आपकी मस्जिद होगी, और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका छतरी। छतरी क्या होती है? जब लोगों को मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है और उसकी याद के ऊपर अगर ऐसा कुछ बना दिया जाता है तो उसको छतरी बोलते हैं। और ये पीओ का मतलब पोस्ट ऑफिस, पीटीओ का मतलब पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, और पीएस का मतलब पुलिस स्टेशन। और ये आपकी बस्ती हो गई, ये आपका कब्रिस्तान हो गया, ये आपके पेड़ हो गए, और ये आपकी घास हो गई। ठीक है ना, इनको क्या कहा जाता है? रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनको क्या कहते हैं? रूढ़ चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रतीक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ चिन्ह। देखो, के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीक चिन्हों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, और ये रूट चिन्ह कहलाते हैं। अब देखो, सीधा साधा उदाहरण देखो, आपने गूगल मैप देखा है? गूगल मैप में आप कहीं पिताजी के साथ में घूमने जा रहे हो, तो आपको गूगल मैप निकाल के बैठते हो, तो गूगल मैप के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। जैसे पेट्रोल पंप आपको दिख रहा है, तो पेट्रोल पंप जगह वो बनी हुई होती है गूगल मैप के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे पेट्रोल पंप है। ठीक है ना, कहीं पे कुछ दुकान है तो वहां पे दुकान का लोगो वो बना हुआ आता है कि यहाँ पे दुकान है। तो ये जो सारे आते हैं मैप के अंदर या मानचित्र के अंदर, उनको क्या कहा जाता है? रूट चिन्ह कहा जाता है। ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है, तो आज अभी घर पे बैठ के आपके पिताजी के मोबाइल में क्या करना है? गूगल मैप खोलना है। आप गूगल मैप खोलोगे ना तो बहुत सारे चिन्ह बने हुए आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या हुआ, वो सारी चीजें आ जाएगी। यानी कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे आपका कोई पुलिस स्टेशन है, कहाँ पे आपका रेलवे स्टेशन है, ये सारी चीजें आ जाएगी। इनको क्या कहेंगे? रूट चिन्ह कहेंगे। ठीक है ना, जैसे कि देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी कच्ची सड़क है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पेड़ पौधे हैं, ये आपका क्या है? ये आपकी यहाँ पे छतरी है, ये आपका यहाँ पे मंदिर है, वापस यहाँ पे कच्ची सड़क है, यहाँ पे पक्की सड़क है, यहाँ पे कब्रिस्तान है, यहाँ पे ये नदी है, यहाँ पे ये कोई तालाब है कि नहीं? ऐसे प्रतीक कहते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 के अंदर दिए दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का प्रयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग का इस्तेमाल पर्वत, और पीले रंग का उपयोग है वो पठारों, एवं हरे रंग के जो है उनको मैदान के दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना?
अब यहाँ पे बात करते हैं रेखा चित्र की। तो अपन ने मानचित्र की बात कर ली, अब रेखा चित्र क्या होता है वो भी देख लेंगे। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। अब देखो रेखा चित्र का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर ये जो घटक है ना, मानचित्र के घटक है, घटकों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या होता है, घटकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी जो घटक है, इन घटकों का प्रयोग इसके अंदर नहीं किया जाता। यानी ये जो इसके घटक है, इन घटकों का प्रयोग इसके अंदर नहीं किया जाता है, न के बराबर किया जाता है। यानी ये घटक जो है इनका प्रयोग इसके अंदर नहीं करते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात। उसके बाद में देखो, कभी कभी किसी भी क्षेत्र के अंदर देखें और उसके बाद में कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाई जाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना देगा। और इस प्रकार के कच्चे आरेखन को क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। जैसे आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो मान लो आपका घर यहाँ पे है और आपके फ्रेंड का घर यहाँ पे है, तो आपको इस फ्रेंड के घर पे आना है, लेकिन बहुत सारी गलियां हैं, तो ये क्या बताएगा कि पहले तू तेरे घर से सीधा निकलना, फिर ऐसे मुड़ना, फिर यहाँ पे एक दुकान आएगी, उस दुकान के पास ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, फिर तू दूरे दूरे चले जाना, लेकिन यहाँ पे एक गली आएगी उसमें नहीं मुड़ना है, यहाँ पे एक गली आएगी उसमें भी नहीं मुड़ना है, इसमें भी नहीं मुड़ना है, फिर ऐसे जाना है। ऐसे जाने के बाद में फिर यहाँ पे एक दुकान आएगी, उस दुकान से ऐसे पीछे गली जाएगी, उससे निकल के ऐसे आना है, फिर यूं आना है, फिर यूं आना है, फिर से आना है, और यहाँ आते मेरा घर आ जाएगा। तो ये इसने जो आपको रेखा चित्र बना के दिया, ये क्या हो गया, रेखा चित्र हो गया। और इसके अंदर कोई आपके पैमाने का प्रयोग नहीं किया जा रहा, पैमाने का प्रयोग नहीं। अब इसके अंदर आपके कोई पैमाने का प्रयोग नहीं किया जा रहा, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं खाके की। किसकी बात करेंगे, खाके की। तो खाका क्या होता है, तो देखो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। खाके का मतलब हो गया आपके घर का नक्शा। घर बनवाते हो ना, तो आप क्या करोगे, घर का नक्शा। कैसा नक्शा, घर का नक्शा। घर का क्या करना, नक्शा बनाना। अगर आप आपके घर का नक्शा बनाते हो ना, तो वो क्या है, एक प्रकार का खाका है, ठीक है ना। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो हमें बहुत सी जानकारियां देती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींचते हैं, जिसे क्या कहते हैं, खाका कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया खाका किसे कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं किसे कहते हैं। और ये सारी की सारी चीजें अपन ने देख ली है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब ना अपन बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों की। देखो मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं? तो बताओ 3 घटक कौन से हैं? देखो पहला कौन सा है, आपका हो गया दूरी। पहला कौन सा, दूरी। दूरी के बाद में आपका दूरी के बाद में आपका कौन सा हो गया, अ, ये आपके क्या नाम है इसका, दूरी। दूरी के बाद में आपका आ गया ये, वापस देखो इसको, दूरी। दूरी के बाद में क्या चीज है, प्रतीक। और प्रतीक के बाद में दिशा। दिमाग से स्किप हो गया। दूरी, दूरी के बाद में आपकी दिशा, और दिशा के बाद में प्रतीक, ठीक है। और उसके बाद में प्रधान दिक बिंदु कौन कौन से हैं, तो आपके प्रधान बिंदु 4 है, ठीक है ना। कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। मानचित्र के पैमाने के बारे में आप क्या जानते हैं, तो देखो मानचित्र के पैमाने का मतलब ये हुआ कि मानचित्र पर दूरी को, मानचित्र पर दूरी को मापना, ठीक है। मानचित्र पर अगर अपन दूरी को मापते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं, तो ये चीज मैं आपको बता चुका। यानी ग्लोब की अधिक सहायक क्यों होते हैं, क्योंकि इसको पॉकेट में ले डाल करके ले जा सकते हैं। ग्लोब केवल पृथ्वी की जानकारी देती है, लेकिन मानचित्र है वो सभी चीजों के बारे में आपको अपने को जानकारी देता है, जैसे आपके राज्य, आपके देश, इन सब की। ठीक है, मानचित्र एवं खाके के बीच में क्या अंतर है, तो ये बता चुका। मानचित्र होता है जिसके अंदर सभी घटकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन खाके के अंदर घटकों का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद में कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी देता है, तो कौन सा जानकारी देता है, जो आपका थीमेटिक मानचित्र मानचित्र है ना, वो आपको विस्तृत जानकारी देगा। कौन सा, थीमेटिक,
थीमेटिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र आपको विस्तृत जानकारी देगा? थीमेटिक मानचित्र जो है वो आपको विस्तृत जानकारी देगा। ठीक है, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? देखो, प्रतीक कोई बना हुआ होता है तो उससे हमारे को उसके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। अब है सही उत्तर का चिन्ह लगाइए। देखो, वृक्षों के वितरण को दिखाने के लिए कौन सा होगा? थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जलाशयों के लिए किया जाता है। दिक्सूचक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दिक्सूचक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। और आपकी मुख्य दिशा कौन सी है? मुख्य दिशा आपकी है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा है वो आपकी मुख्य दिशा मानी जाती है। उसके बाद में पैमाना आवश्यक है। पैमाना किसके लिए आवश्यक है? तो पैमाना पैमाना जो है वो आपके मानचित्र के लिए आवश्यक माना जाता है। तो यहाँ पे आपका पाठ हो गया क्या? पाठ हो गया पूर्ण। और आपको क्या करना है? होमवर्क, HOMEWORK। और होमवर्क के अंदर ये सारी की सारी जानकारियां आपको लिखनी है। उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अपन मिलेंगे आपके नेक्स्ट अध्याय, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय भारत। और साथ ही साथ अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, नीचे एक बढ़िया सा कमेंट करें। और अपने जो दोस्त है, जो फ्रेंड है, जो दूसरी स्कूलों में आपकी सेम क्लास के अंदर पढ़ते हैं, तो उनको इसका लिंक शेयर करें कि यहाँ पे आपकी भूगोल है उसको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, बाय बाय।